Dear student, today we discuss method of expressing concentration of solutions. It means अपन शॉर्ट में मैं बात कह सकता हूँ कि आज के अपन लेक्चर में मोलरिटी, मोल फ्रैक्शंस एंड नॉर्मलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जनरली इनका यूज है किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन टर्म्स को एक्सप्लेन करने के लिए किया जाता है। तो अपन फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं अपने पास मोल फ्रैक्शंस के बारे में। तो जनरली बेटा देखिए कि मोल फ्रैक्शंस है तो मोल फ्रैक्शंस को अपन कैपिटल एक्स से डिनोटेड करते हैं। मोल फ्रैक्शंस रहता है वो किसी भी सॉल्यूशंस के जो कंपोनेंट होते हैं उनमें किसी एक का मोल फ्रैक्शन अपन को डिटेक्शन करते हैं। तो मोल फ्रैक्शंस को अपन कह सकते हैं मोल ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ दी सॉल्यूशन टू दी टोटल मोल ऑफ दी सॉल्यूशन, यानी कि ये एक रेशियो को बताता है जिसमें सॉल्यूशन किसी एक कंपोनेंट का मोल और रेशियो टोटल मोल ऑफ दी सॉल्यूशंस का रेशियो बताएगा। तो देखिए इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट solute or solvent to the total number of the moles of all the component present into the solutions. If Na and Nb are the mole of the solvent and solute, it means मैं कह सकता हूँ Na is the mole of solvent and Nb is the mole of the solute है respectively. Then a mole fractions of the solvent in the solution निकालना है। तो it means XA को डिटेक्शन करना है। XA is equal to Na upon मोल ऑफ द टोटल सॉल्यूशन होता है, यानी मोल ऑफ Na का मतलब मोल ऑफ सॉल्वेंट है अपने पास और Na प्लस Nb का मतलब हो गया टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन हो गया। अब सपोज कीजिए कि क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट मोल नहीं गिवन है तो मास गिवन है, तो अपन मास से अपन मोल बना लेंगे। तो Na इजिकल टू W अपॉन Ma और Nb इजिकल टू W अपॉन B अपॉन Ma, तो उनको डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। तो सेम एज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का मतलब XA का निकालेंगे तो XB इजिकल टू Nb अपॉन Na प्लस Nb हो जाएगा। यहाँ पर भी यदि मोल डायरेक्टली यूज नहीं हो तो अपन गिवन मास अपन मोलर मास का यूज करके अपन मोल का वर्ड में यूज है वो कर लेते हैं। अब बेटा जनरली एक सॉल्यूशन है उसके कितने भी कंपोनेंट हो उन सबका मोल फ्रैक्शन होता है, का सम होता है ऑलवेज 1 होता है। अब अपने सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन है तो बाइनरी सॉल्यूशन का मीनिंग होता है एक उसमें सोल्यूट होगा और एक सोलवेंट होगा। तो इन ए सॉल्यूशन सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इज ऑलवेज यूनिटी होता है। XA प्लस XB XN इक्वल टू 1 इन ए बाइनरी सॉल्यूशन हैविंग टू कंपोनेंट XA प्लस XB इक्वल टू 1, तो उसके डिसीजन में उनका दोनों का सम 1 होगा। तो इसमें से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन में दोनों की मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो 1 का एक का निकाल लेंगे तो दूसरे का उनको 1 में से माइनस कर देते हैं अपने पास। दूसरा देखिए कैलकुलेट दी, जैसे इसको समझने के लिए मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग द 30% बाई मास इन द कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब जैसे मैंने आपको मास बाई मास परसेंटेज पढ़ाया था वहाँ मैंने बताया था कि मास बाई मास परसेंटेज का डायरेक्ट यूज नहीं होता, इनडायरेक्ट यूज। यहाँ पर देखो 30% दे दिया, इट मीन अपन टोटल सॉल्यूशन को 100 कंसिडर करेंगे तो उसमें बेंजीन के अमाउंट तो 30 ग्राम ले लेंगे और रिमेनिंग उसमें 70 ग्राम होगी वो कार्बन टेट्रा क्लोराइड की। तो देखिए सॉल्यूशन में लेट द मास ऑफ द सॉल्यूशंस भी 100 ग्राम, तो मास ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू 30 ग्राम हो गया। अब मोल बनाने के लिए अपन मोलर मास चाहिए तो मैंने यहाँ पर मोलर मास ऑफ बेंजीन कैलकुलेट किया, C6H6 का 78 होगा अपने पास। ऐसे देखिए मास ऑफ द कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला CCl होता है तो 100 माइनस 30 क्योंकि 30 ग्राम आपके पास बेंजीन था, टोटल सॉल्यूशन आपने 100 एज्यूम किया तो 100 माइनस 30 इक्वल टू 70 ग्राम आ गया। मोलर मास ऑफ द कार्बन टेट्राक्लोराइड का देखोगे तो वो भी यहाँ पर कार्बन का 12 होता है, क्लोरीन का 1 का 35.5, तो 4 से मल्टीप्लाई किया, टोटल का सम करेंगे तो 144 ग्राम मोल यूनिवर्स आ जाएगा अपने पास। अब देखिए दोनों के अपन मोल बनाएंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ द मोल ऑफ द बेंजीन, तो गिवन मास अपन मोलर मास, गिवन मास 30 था, मोलर मास 78, तो इक्वल टू 0.385 मोल आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो गिवन मास 70 है डिवाइडेड बाय मोलर मास 154, तो मोल आ जाएंगे 0.455 मोल। अब आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना है, इट मीन मोल ऑफ द बेंजीन टू दी टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशंस करेंगे तो अपने पास वैल्यू इनकी पुट आउट कर देंगे, वैल्यू पुट आउट करके सोल्व करेंगे तो अपने पास मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आएगी 0.458। अब यहाँ क्वेश्चन में तो देखो जनरली बेंजीन के मोल फ्रैक्शन पूछा गया। अब आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी निकालना हो तो वी नो डेट XA प्लस XB इक्वल टू 1 होता है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड इक्वल टू 1 माइनस 0 प्लस 458 इक्वल टू 0.542 मोल फ्रैक्शन आता है। अब जनरल मोल फ्रैक्शन होता है वो यूनिटलेस क्वांटिटी होती है तो इसकी किसी भी टाइप का यूनिट का यूज वो अपन नहीं करेंगे। तो ये अपने पास मोल फ्रैक्शन था। नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म्स है उसमें अपने मोलरिटी का यूज करते हैं। मोलरिटी को अपन कैपिटल M से डिनोटेट करते हैं। इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिजॉल्व इन द 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कहने का मतलब कि 1 लीटर सॉल्यूशन है उसमें सोल्यूट के कितने मोल डिजोल्व है उनका रेशियो होगा वो जनरली अपने पास कहलाएगा मोलरिटी। तो मोलरिटी इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट, स्मॉल ऑफ सोल्यूट को स्मॉल NB से डिनोटेट करते हैं तो अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखिए मोल डायरेक्टली यूज नहीं है तो मोल को अपन बनाने के लिए गिवन वेट अपन मोलर मास WB अपॉन NB यूज करेंगे। अब वॉल्यूम आपको मिलीलीटर में ले रहे हो तो ऊपर अपने पास 1000 से आ जाएगा। वी नो डेट 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो है WB इज इक्वल टू मास ऑफ द सोल्यूट है, MB इज मोलर मास ऑफ सोल्यूट है, VAB इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशंस है। अब जनरली मैंने देखता है
है कि यूनिट ऑफ द मोलरिटी इज मोल पर लीटर, और कैपिटल एम जिसको मोलर भी बोलते हैं अपने पास। मोलरिटी का इफेक्ट वो टेम्परेचर के साथ पड़ेगा। जनरल टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मोलरिटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। मैंने लिख रहा है मोलरिटी चेंजेस विच चेंजेस इन द टेम्परेचर एज वॉल्यूम चेंजेस विच चेंज इन टू द टेम्परेचर। थर्ड देखिए व्हेन डेंसिटी, अब क्वेश्चन में कई बार क्या होता है कि डेंसिटी और परसेंटेज कंपोजिशन गिवन हो तो उस कंडीशन में अपन डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं कि मोलरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज मास बाई मास परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मोलर मास का यूज करेंगे। क्यों बेटा जनरली अपने पास क्या होता है कि वी नो डेट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो वहाँ पर डेंसिटी के अकॉर्डिंग मास अपॉन वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे तो वो वॉल्यूम ऑफ टोटल ऑफ द सॉल्यूशंस आता है, तो वहाँ पर अपने को कहीं कंफ्यूज होने का दिक्कत रहती है, इसलिए अपन डायरेक्ट यही फॉर्मूला यूज कर लेंगे मोलरिटी इज इक्वल टू मास बाई मास परसेंटेज डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मोलर मास। सेकंड देखिए दो सॉल्यूशंस का जब कंपेरिजन किया जाए तो उनके लिए मोलरिटी इक्वेशन बनती है m1v1 इज इक्वल टू m2v2। तो ये तीन फॉर्मूले मैंने मोलरिटी के लिए बताए, तीनों से रिलेटेड अपन क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया 5 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजोल्व इन द 500 मिलीलीटर सॉल्यूशन देन कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशंस। तो देखिए बेटा इसमें अपन को गिवन डेटा है आपके पास NaOH जिसको अपन सॉल्यूट माना है, फिर 5 ग्राम है। मोलर मास अपन ने कैलकुलेट कर लिया NaOH का, Na का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 तो 40 ग्राम मोल यूनिवर्स आ गया। वॉल्यूम गिवन है किसी ने 500 मिलीलीटर, मोलरिटी आपको निकालनी है तो कैपिटल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट आउट की मैंने वैल्यू पुट आउट करेगी तो सोल्यूशन आएगा 1/4 इज इक्वल टू 0.25 कैपिटल एम आएगा। सेकंड क्वेश्चन में देखिए कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इफ द डेंसिटी ऑफ 20% मास बाय मास एक्वस KI सॉल्यूशन इज 1.202 ग्राम मोल मिलीलीटर यूनिवर्स होता है। तो अब इस केस में यहाँ पर देखिए मास बाय मास परसेंटेज दे दिया 20 है तो और दूसरा इसमें डेंसिटी दे दिया, तो अब देखो फॉर्मूला डेंसिटी और मास परसेंटेज वाला यूज कर लेंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अभी इसमें देखो मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए इंडिकेट है, एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम 39 होता है और आयोडीन का 127 होता है। तो गिवन डेटा मास बाय मास परसेंटेज 20% है, डेंसिटी ऑफ KI 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर है, मोलर मास ऑफ KI अपने कैलकुलेट कर दिया 39 प्लस 127, आयोडीन का 127 होता है तो सम करेंगे तो 166 ग्राम मोलरिटी निकालनी है। डायरेक्ट मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, वैल्यू पुट आउट की मैंने 20 1.202 इंटू 10 अपॉन 166, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 1.455 मोलर और 1.45 मोल पर लीटर यूनिवर्स। थर्ड फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखिए कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द 30 मिलीलीटर ऑफ द 0.5 कैपिटल एम H2SO4 सॉल्यूशन डाइल्यूटेड टू 500 मिलीलीटर। इट मीन्स इसको मैं V1 मान लूँगा, ये V2, तो मेरे पास ये M1 आ गई, तो मुझे M2 निकालना है, मोलरिटी इक्वेशंस यूज करेंगे। तो देखिए गिवन डाटा में अपने पास M1 इज इक्वल टू 0.5 कैपिटल एम, V1 इज इक्वल टू 30 मिलीलीटर, V2 इज इक्वल टू 500 मिलीलीटर, M2 आपको निकालना है। तो आप फॉर्मूला यूज करोगे M1V1 इज इक्वल टू M2V2, आपको M2 डिटेक्शन करना है तो M2 डिटेक्शन करो तो V2 है वो उसका अपॉन में आ जाए, तो फॉर्मूला बन जाए M2 इज इक्वल टू M1V1 अपॉन V2। वैल्यू आपने पुट आउट करोगे तो आंसर सोल्व करोगे तो M2 की वैल्यू आ जाएगी 0.03 कैपिटल एम आ जाएगी। ये अपने पास मोलरिटी है। अब नेक्स्ट देखिए मोलरिटी को स्मॉल m से डिनोटेड करेंगे। मोलरिटी इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट डिजोल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। तो मोलरिटी को स्मॉल m से, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बात करें तो मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट है, तो इसके अकॉर्डिंग इसकी यूनिट देखूंगा तो मोल पर किलोग्राम बनेगी अपने पास। अब देखिए मोल आपके पास डायरेक्ट ये बनी है तो मास की फॉर्म में तो मैंने मोल बना ली, स्मॉल m इज इक्वल टू WB अपॉन M इंटू W है। इन ग्राम में ले रहे हो तो ऊपर आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ मैंने इंडिकेट कर रखा है WB इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्वेंट, MB इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, W इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्वेंट हो गया अपने पास। अब देखिए क्वेश्चन में मैंने दिया कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 20% मास बाई मास परसेंटेज KI सॉल्यूशंस की निकालनी है। तो KI एक को सोल्यूशन सही, हाँ तो यहाँ ये देखिए 20% तो टोटल सोल्यूशन वही आप 100 एज्यूम करोगे, तो लेट दी मास ऑफ द सॉल्वेंट सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100, तो मास ऑफ KI कितना हो गया 20 ग्राम, तो रिमेनिंग वाटर की अमाउंट हो जाएगी 100 माइनस 22 80 आ गया। अब मोलर मास ऑफ KI मोल बनाने के लिए तो वही 39 प्लस 127 166 आ जाएगा। मोलरिटी का फॉर्मूला आपने अप्लाई करोगे, डेटा आपने पुट आउट की, डेटा पुट आउट करोगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 1.5 स्मॉल m आएगा। इसको मोलल बोलते हैं, दोनों में एक डिफरेंस होता है। मोलरिटी होती है तब तो उसको मोलर सोल्यूशन, और मोलरिटी आती है तब उसको मोलल बोलते हैं, तो 1.5 मोलर सोल्यूशन बोलेंगे इसको। नेक्स्ट देखिए टर्मोलॉजी अपने पास नॉर्मलिटी है। नॉर्मलिटी का तो अपन डायरेक्ट तो यूज नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट में जैसे केमिस्ट्री में अपन जितने सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं वो नॉर्मल कंसंट्रेशन में डिटेक्शन करते हैं, तो इसके लिए भी इसका भी यूज होता है। तो देखिए इट इज डिफाइंड एज द ग्राम इक्विवेलेंट मोल ऑफ द सॉल्यूट डिजोल्व इनटू द पर लीटर सॉल्यूशन। पर लीटर सॉल्यूशन में जितने मोल हो को अपन बोलते हैं नॉर्मलिटी बोलते हैं, यहाँ पर भी लीटर में, तो इसकी यूनिट हो जाएगी वो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर हो जाएगी। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट मोल ऑफ द सॉल्यूट
अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हो गया। अब इक्विवेलेंट मोल निकालना है तो मोलर मास के बजाय अपन इक्विवेलेंट वेट यूज करेंगे। तो देखिए नॉर्मली WB अपॉन EB VAB इन मिलीलीटर, तो ऊपर अपन 1000 से कर लें तो WB आपके पास मास ऑफ सॉल्यूट आ गया, EB इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सॉल्यूट आ गया, VAB वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आ गया। अब अपने प्रॉब्लम ये आती है कि अपन इक्विवेलेंट वेट कैसे डिटेक्ट करेंगे। तो जनरल इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, या फिर मोलर मास अपॉन N बोल सकते हैं। N यहाँ वैलेंसी होगी। अब N का यूज अलग अलग टर्मोलॉजी के लिए अकॉर्डिंग करते हैं अपने पास। जैसे फॉर एग्जाम्पल रेडॉक्स रिएक्शन है तो उस कंडीशन नंबर ऑफ गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे। N आपके पास वैलेंसी भी यूज कर सकते हैं। एसिड के लिए बेसिसिटी, बेसिसिटी का मतलब आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयन होंगे। बेस के लिए एसिडिटी, आयनाइजेबल OH नेगेटिव आयन रहेंगे। अब इसके लिए मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया है, जैसे 4.9 ग्राम H2SO4 डिजोल्व इनटू द 500 मिलीलीटर सॉल्यूशन, देन कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो इस केस में देखिए गिवन डाटा WB सॉल्यूट की अमाउंट दी गई है, मोलर मास सॉल्यूट का अपन H2SO4 से निकाल लेंगे, 98 कैलकुलेट करेंगे। वैलेंसी फैक्टर देखिए H2SO4 का आयनाइजेबल करते हो 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, तो आयन फैक्टर आपके पास 2 आ गया अपने पास। तो इक्विवेलेंट वेट निकालो तो मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, तो इक्विवेलेंट वेट आपके पास 49 आ जाएगा। नॉर्मलिटी निकालनी है, आपने फॉर्मूला लगाया WB अपॉन EB 1000 अपॉन VAB, पुट आउट करोगे तो आप इसमें डेटा पुट आउट कर लोगे। डेटा पुट आउट करो तो N की वैल्यू 1/5 0.2 N आ जाएगी। तो ये अपने पास नॉर्मलिटी के लिए। अब कई बार क्या होता है, जैसे मोलरिटी की इक्वेशन अपन यूज किया एज इट नॉर्मलिटी इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं। नॉर्मलिटी इक्वेशन N1V1 = N2V2 आ जाता है। V2 अपने नॉर्मलिटी इक्वेशन है। नेक्स्ट देखिए रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। कई बार क्या होता है किसी में मोलरिटी गिवन होती है, नॉर्मलिटी निकालनी होती है, तो इसके लिए मैं दोनों में रिलेशन बनाने के लिए मैंने मोलरिटी और नॉर्मलिटी के फॉर्मूले लिए। मोलरिटी को इक्वेशन 1 मान ली, नॉर्मलिटी को इक्वेशन नंबर 2 मान ली। अब मैंने इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1 इट मीन नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी डिवाइड किया। डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास यहाँ देखो MB अपॉन EB बचेगा, बाकी रिमेनिंग पोर्शन से वो कट हो जाएगा, तो N अपॉन M = NB अपॉन EB। अब वी नो डेट इक्विवेलेंट वेट = मोलर मास अपॉन N। वैल्यू में पुट आउट करूँगा, पुट आउट करूँगा मोलर मास से मोलर मास कैंसिल, तो अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा कैपिटल नॉर्मलिटी = N इंटू मोलरिटी, या फिर अपन बोल सकते हैं मोलरिटी को वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो नॉर्मलिटी। अब बेटा देखिए अपने कंसंट्रेशन टर्म्स में पढ़ी। अब इनमें जहां भी वॉल्यूम आ रहा है फॉर्मूले में इट मीन वो टेम्परेचर से अफेक्टेड रहेगी। तो जनरली नॉर्मलिटी, मोलरिटी, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज एंड मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज आर अफेक्टेड बाई टेम्परेचर, बट मोलरिटी, mass by mass percentage are not affected by temperatures.